बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ISSB की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो रेगुलर कमीशन पाक आर्मी थ्रू टेक्निकल कैडेट कोर्स से मुतालिक है, यानी TCC के मुतालिक है। और जो TCC का अभी जो बैच चल रहा है वो 37th TCC है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 मार्च तक ओपन है, तो हम 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको TCC से मुतालिक तमाम तफसीलात दूंगा कि TCC इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो आपको रिक्रूटमेंट सेंटर में जमा कराने होंगे, रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक कौन कौन से मराहल होते हैं और कौन आगे तक जा सकता है, ये सब तफसील से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स प्री रिक्विजिट्स की। तो सबसे पहले एज है। एज की जो लिमिट है वो 17 से 21 ईयर्स तक होती है और 17 और 21 ईयर्स जो काउंट होंगे वो 1 सितंबर 2025 तक की जो भी डेट इसमें एज आएगी आपकी, तो 1 सितंबर तक 2025 तक ये एज काउंट होती है। एज रिलैक्सेबल है, इसमें 3 मंथ्स तक प्लस माइनस कम भी, जिस तरह 17 से अगर आपका कम है 2-3 महीने तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर 21 से ज़्यादा है 2-3 महीने तभी भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन ये कंडीशंस 1 सितंबर 2025 तक है। तो मैरिटल स्टेटस और जेंडर जो है अनमेरिड कैंडिडेट कर सकते हैं, या और ये TCC जो है ना वो ये सिर्फ मेल के लिए होता है। हाइट, मिनिमम हाइट जो है 5 फुट 4 इंच, या अगर सेंटीमीटर में कहें तो 162.5 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। इससे कम हाइट वाला इनएलिजिबल हो जाता है। और वेट जो है आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक का BMI हर इंडिविजुअल वो हाइट और वेट के हिसाब से होता है, वो एक अलग सा चार्ट होता है, उसी के मुताबिक ही होगा। कोर्स के प्रीरिक्विजिट्स में आगे है रजिस्ट्रेशन। जो करंट TCC चल रहा है 37, इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन है 10 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24/7 हो सकती है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। किसी भी टाइम आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ के इसको अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और मैनुअली आप अपने नज़दीक तरीन जो ASNRCs हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स आर्मी के, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हैं, रिटन टेस्ट वगैरह, ये 17 मार्च से लेकर 21 अप्रैल 25 तक जो TCC 37 है वो कंडक्ट होंगे। और इन दिनों में अगर कोई सैटरडे संडे आता है या कोई भी क्लोज हॉलीडे हो तो वो इस दौरान ये प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं होंगे, यानी क्लोज हॉलीडे होगा, ये छुट्टियाँ होंगी। नेशनैलिटी कौन इस पे अप्लाई करता है? तमाम सिटीज़न पाकिस्तान जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले जो डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब फ़ाइनल सिलेक्शन होगी, अगर फ़ाइनल सिलेक्शन तक वो चले जाते हैं तो उनको जो गैर मुल्की नेशनैलिटी है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। तो उनको सिर्फ एक ही नेशनैलिटी रखनी पड़ेगी। अगर वो आगे आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जो प्रीवियस उसकी नेशनैलिटी की है किसी भी जिस भी कंट्री की है तो वो उनको सरेंडर करनी पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन में मैट्रिक, सीनियर कैम्ब्रिज या O लेवल साइंस के साथ होना चाहिए। मिनिमम आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और मिनिमम जो ना 60% मार्क्स होने चाहिए। FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। मैट्रिक विद साइंस 60% मार्क, उसके साथ FSC प्री इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। तो FSC में प्री इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह A लेवल में आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए और ग्रेड 1 से 6 तक एक्सेप्टेबल है। A's और B's C's तक होने चाहिए, उससे बिलो जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैंडिडेट्स जो है जो FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है
उनकी जिस तरह मैथ है, फ़िज़िक्स है और कंप्यूटर स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उन्होंने कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ी है या कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मैथ और फिज़िक्स नहीं पढ़ी तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो कंप्यूटर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका पार्ट 1 में एफएससी पार्ट 1 में 65% नंबर्स होने चाहिए। इससे बिलो के नंबर्स अगर आप हैं 65% फर्स्ट ईयर में आपके नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और होप सर्टिफिकेट आपका हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल है, वही दे सकता है। और इसमें भी कंडीशन है कि आपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हो या देने वाले हों। अभी अगर आपने एफएससी पार्ट 1 की है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है और अभी आपने सेकेंड सेमेस्टर करना है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्टेबल नहीं हो गए। फ़ाइनल रिज़ल्ट, अच्छा, होप सर्टिफिकेट के लिए कंडीशन है कि जैसे फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, बोर्ड अनाउंस कर लेता है, तो आपने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही उसको सबमिट कराना होगा। अगर आप 1 हफ़्ते के अंदर सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपको फ़ाइनल मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था लेकिन आपके जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो 65% एफएससी में नहीं आए ओवरऑल, या आपने जो ओ लेवल ए लेवल का कहा था कि ए से सी तक ग्रेड होगा ए लेवल में, वो अगर आपने ऑब्टेन नहीं किया तो आप इन एलिजिबल हैं, आप फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे। बेशक आपने सारे एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम वगैरह क्लियर क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आपके ये रिक्विजिट परसेंटेज आपने हासिल नहीं की पार्ट 2 में या सेकेंड ईयर में तो फिर आप इनएलिजिबल हैं इसके लिए। इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं? 2 मतलब अगर आप आईएसएसबी से नॉट रिकमेंडेड है या रिजेक्टेड बाय जीएचयू, एनएचयू, एएचयू सिलेक्शन बोर्ड्स, अगर वहाँ पे कोई हुए है तो 2 मरतबा जो नॉट रिकमेंडेड है वो अप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए। या फिर एक सिचुएशन ये भी सकता है, एक मरतबा आपको आईएसएसबी ने नॉट रिकमेंड किया और एक मरतबा आपको जीएचयू, एनएचयू या एएचयू के सिलेक्शन बोर्ड्स ने रिजेक्ट किया है, तो इस कंडीशन में भी आप इन एलिजिबल हैं। इसी तरह विड्रॉ हुए हैं, आप निकाले गए हैं, डिस्चार्ज मिला है या आपने रिज़ाइन दी है किसी भी एकेडमी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो कि आर्म फोर्सेस से बिलोंग करता है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको निकाला गया सर्विस से या आपने ख़ुद रिज़ाइन दिया एकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान या किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो कि आर्म फोर्सेस का है, तो फिर आप इन एलिजिबल हैं, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपका ताल्लुक़ बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेजेस है, बॉन्डेड कॉलेजेस जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं, आपको वहाँ से डिसिप्लिन की बुनियाद पर निकाला गया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इन एलिजिबल है। या कोई भी शख्स या कैंडिडेट जिसको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है या उस पर पाबंदी है सरकारी महकमे में जॉब की किसी अदालत के थ्रू या किसी जुर्म की वजह से, तो वो भी इसके लिए अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। या जिस तरह पहले जिक्र है कि कन्विक्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी अदालत ने इसको कन्विक्ट किया है हेनियस ऑफेंस से मुराद ये है कि जो ग्रेव नेचर के ऑफेंसेस है, जैसे मर्डर है, रेप है, जो डाके वगैरह है, तो ये बड़े बड़े जराइम जो है, इसमें अगर आपको अब कन्विक्ट हुआ है कोई कैंडिडेट तो वो भी इनएलिजिबल है। और इसको असर्टन कौन करेगा कि ये कौन सा ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस है या नहीं है, तो ये कॉम्पिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि ये इनएलिजिबल है या नहीं है। इसी तरह अगर कोई कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हुआ है एएमबी से, अपील मेडिकल बोर्ड से, तो वो भी इनएलिजिबल है। या अनफिट डिक्लेयर हुआ है आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से, किसी भी सीएमएच या नेवी या एयरफोर्स के हॉस्पिटल से अनफिट डिक्लेयर हुआ है, तो वो भी इनएलिजिबल है, एक्सेप्ट कि उस इन एलिजिबिलिटी को एएमबी अपील मेडिकल बोर्ड ने
क्लियर ना किया हो। अच्छा, एक ये है जो KPF के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो फ़्लाइंग की बुनियाद पर वो अनफिट डिक्लेयर हुए हैं जबकि वो ग्राउंड के लिए फ़िट हैं, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एविएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो अदर आर्म्स जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हेपेटाइटिस बी और सी की सूरत में मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किए गए हों तो भी इनएलिजिबल है। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी वाले केसेस है, उस इसकी बुनियाद पर अगर कोई डिक्लेयर हो गया हो तो फिर उसका AMB यानी अपील मेडिकल बोर्ड भी नहीं हो सकता। तो ये दो बीमारियां हेपेटाइटिस बी और सी जो है, तो इसमें बंदा परमानेंट अनफिट हो जाता है। तो इसी तरह अगर कोई कैंडिडेट जो है वो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन या एकेडमी में ऑलरेडी पढ़ रहा है, या वो किसी डिफेंस कोटा सीट के ऊपर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, या पेइंग कैडेट है आर्म फोर्सेस के जो टेक्निकल कॉलेजेस में, तो वो भी इनएलिजिबल है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके साथ ही जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी इनएलिजिबल है TCC के लिए। फर्दर ये कि अगर आपके अभी 120 डेज़ नहीं हुए हैं, आपने प्रीवियस ISSB दी है, तो भी फिर भी आप इनएलिजिबल है। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी GHU चाहे तो फिर वो आपको विद इन दी 120 डेज़ भी करा सकती है। लेकिन यूजुअली जो जिनके 4 महीने नहीं हुए हैं पिछले प्रीवियस जो ISSB उन्होंने दिए, तो उनको नहीं बुलाया जाता ISSB के लिए दोबारा। इसी तरह ये बार जो है पाबंदी जो 120 डेज़ है ये एप्लीकेबल नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होते हैं GHU, NHU और AHU सिलेक्शन बोर्ड्स में जब वो अपीयर हो रहे हों, तो उनके लिए ये 120 डेज़ की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो जा सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो रजिस्ट्रेशन जो है आप कैंडिडेट जो है ना, इस पे जो www.joinpakarmy.gov.pk पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं इस TCC के लिए। और आपने इस वेबसाइट पे जाना होगा और अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, और जब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम स्लिप जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली 5 से 7 वर्किंग डेज में जो एग्ज़ाम स्लिप होती है वो जनरेट हो जाती है, और जब वो जनरेट हो जाती है कैंडिडेट विल रिपोर्ट ऑन एग्ज़ाम डे। जो एग्ज़ाम की जो डेट और टाइम आपको दी गई होती है, तो आप वो जो कंप्यूटराइज स्लिप होता है वो जो रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर होगा, रिक्रूटमेंट सेंटर, वहाँ पे आप जाएंगे और इनिशियल टेस्ट फिर देंगे उस एग्जैक्ट टाइम एंड डेट के ऊपर। डेट जो एक मतलब आपको दिया जाता है वो चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट जब आपको पर्टिकुलर ऑथराइज़ किया जाएगा, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि कोई बीमारी है या कोई इस तरह मजबूरी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उस सूरत में आपकी डेट को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन मतलब कोशिश ये करें कि जो डेट आप लें उसको उसी के ऊपर ही जाएं, वहाँ पे रिपोर्ट करें। कैंडिडेट जो है वो अपने साथ जब वो टेस्ट के लिए जाए तो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसकी लिस्ट में आगे बताऊंगा, वो अपने साथ रिक्रूटमेंट सेंटर लेके जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो आपके नियरेस्ट रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे पर्सनली भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं अगर कोई ऑनलाइन नहीं करना चाहता। लेकिन ये याद रखें कि तमाम जो रिटन टेस्ट हैं वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही कंडक्ट होंगे, तो आपकी कंप्यूटर की लिटरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप ये सारे टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर दे सकें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको रिक्रूटमेंट सेंटर में आप जमा कराएंगे? ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट जो भी हो, मैट्रिक और FSC की आप वहाँ पे जमा कराएंगे, साथ लेके जाएंगे। इन केस ऑफ जो ONA लेवल है तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो कि प्रॉपर अथॉरिटी ने इशू किया है IBCC, तो वो मैंडेटरी है उनके लिए, उसके बगैर ना जाएं, पहले वो वहाँ से हासिल करें फिर लेके जाएं। इसी तरह टेस्टेड फ़ोटो कापी और डोमिसाइल या FRC है, नादरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो साथ लेके जाएं। CNIC अगर आप 18 ईयर्स एंड अबव हैं तो CNIC अपना कंप्यूटराइज जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो साथ लेके जाएं।
या अगर आप 18 ईयर्स से बिलो हैं तो कंप्यूटराइज फॉर्म बी साथ लेके जाएं, और अपने फादर का गार्डियन जो है आपका उसके शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाएं। ये ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं इन सब का आपने एक सेट बनाना है और इसको अटेस्ट कराना है दोनों साइडों से, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी, बेशक कुछ हो या ना हो, और उनका पूरा सेट आप वहाँ पे लेके जाएंगे, सबमिट कराएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे और उनका अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का सेट भी साथ लेके जाएंगे ताकि आप वहाँ पे जमा करा सकें। इसके अलावा 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स जो कि अटेस्ट हों, या तो प्रिंसिपल से कराएं अपने स्कूल के, या कोई भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर वो से आप करा सकते हैं। और तीनों तस्वीरों में से एक तस्वीर फ्रंट से अटेस्टेड होगी और 2 तस्वीरें बैक से अटेस्टेड होंगी। रिपीटर कैंडिडेट अगर है तो वो अपने साथ जो ओरिजिनल आईसीएसबी का नॉट रिकमेंडेड लेटर है उसके 3 फ़ोटोकॉपीज़ वो साथ लेके जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, दिखाएंगे। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट इंटेलिजेंस टेस्ट में पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, उनको फर्दर जो टेस्ट है वो कंटिन्यू नहीं कराया जाएगा, वो वहाँ से ही उनको जो ना अलाउ नहीं करेंगे, वो फेल ही कंसिडर होंगे, तो वो फेल हो जाएंगे, उनको फर्दर टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपके एकेडमिक टेस्ट होंगे, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस होंगे, इसमें इंग्लिश है, फिज़िक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, जो कि एफएससी लेवल के, मैट्रिक और एफएससी लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं यूजुअली। और इसी तरह जिन्होंने कंप्यूटर स्टडीज़ की हैं, कंप्यूटर साइंस जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए फिर केमिस्ट्री की बजाय कंप्यूटर स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस के सवालात क्वेश्चंस होंगे। फ़िज़िक्स उसके बाद आपने अगर जो इनिशियल टेस्ट मुकम्मल कर दिया, रिटन टेस्ट, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हैं, तो फिर आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा और वो उसी रिक्रूटमेंट सेंटर में ही होगा। जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो कुछ यूँ है कि 1 माइल 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना है, 8 मिनट मिनिमम क्वालिफ़िकेशन टाइम है। आपने 15 पुशअप्स करने हैं रिपीटिशंस 2 मिनट्स में। इसी तरह 2 मिनट्स में आपने 20 पुशअप सिटअप्स करना है। चिनअप्स आपको 3 करने पड़ेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। और डिच होगा, आपने उसको क्रॉस करना है, जिसका डाया 7.5 7.4 फिट उसकी जो लंबाई होगी, और लंबाई और चौड़ाई, उसकी गहराई तकरीबन 4 फिट होती है, तो उसको आपने क्रॉस करना है। तकरीबन यही डायमेंशन आईसीएसबी में भी होती है डिच क्रॉसिंग की। उसके बाद जब आप फिज़िकली फिट डिक्लेयर होंगे, फिर आपका प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट भी होगा, और वो रिक्रूटमेंट सेंटर के अंदर ही होगा। जैसे ही आप ये दोनों टेस्ट कंप्लीट करेंगे, तो फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा उनका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, और रिस्पेक्टिव जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे। और उस इंटरव्यू में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको आईसीएसबी का फॉर्म्स दे दिया जाएगा। आईसीएसबी करने के लिए, फिल करने के लिए फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। और जब आप आईसीएसबी के लिए जब वो फॉर्म जमा कराएंगे, तो फिर सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि जिन लोगों ने इंटरव्यू पास किए हैं, सारा कुछ किया, और आईसीएसबी का फॉर्म सबमिट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों को कॉल किया जाए आईसीएसबी के लिए। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही कॉल होंगे, तो ये बात जहन में रखें। फ़ाइनल मेडिकल एग्ज़ाम जो है आपका आईसीएसबी के रिकमेंडेशन, जो सिर्फ आईसीएसबी के जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे उनका होगा, और आपके पास जो नियरेस्ट सीएमएच है तो उसी में ही आपका कंडक्ट होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो फिर जीएचयू करेगी, मेरिट लिस्ट और जो क्राइटेरिया है उसी के मुताबिक। तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रिकमेंडेड हैं तो 100% तो फिर आप हो जाएंगे, तो उसमें भी फिर मेरिट लिस्ट बनती है, क्राइटेरिया बनता है। तो अगर उस क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट पे पूरा उतरेंगे तो फिर आपको कॉल लेटर ट्रेनिंग के लिए मिल जाएगा। तो ये था सारा प्रोसीजर कि टीसीसी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए,
तो उम्मीद है कि इन पूरी तफसील के साथ, वज़ाहत के साथ अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि टीसीसी में आप किस तरह अप्लाई करें, और आप को पता भी चल गया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उम्मीद है कि अभी आपके लिए इस सिलसिले में कोई परेशानी दरपेश नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो इंशाल्लाह इसी के मुताबिक होगी। मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, और आगे कौन कौन से फील्ड्स में आप जा सकते हैं, और ओवरऑल जो टेक्निकल कैडेट हैं वो सर्विस में आगे जाके क्या कुछ करते हैं, कौन कौन से सर्विसेज में जा सकते हैं। तो इस पर पूरी एक मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपको ये अंदाज़ा, ये पता चल जाए कि टेक्निकल कैडेट कोर्स जो है वो एक्चुअल में किस मकसद के लिए है, और सर्विस जब वो आप कमीशन हासिल कर लेंगे तो फिर आपने क्या काम करना है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो सारी तफसील मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाजमन लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको काइंडली प्रेस कीजिए ताकि आप तक आईएसएसबी और आर्म फोर्सेस के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सके, और आप अपनी आईएसएसबी की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।